नमस्कार दोस्तों, मैं एम आर तेत्रवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JEN एकेडमी पे। हम एक बार फिर करंट अफेयर्स का क्लास लेके आए हैं आपके सामने, एकदम परफेक्ट क्लास जो आपको देगा हर एक एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चंस की गारंटी। और हम उसी के साथ आज हम दोस्तों उस पर भी बात करेंगे कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी दोस्तों, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनको फांसी दी गई, क्यों वक्त से पहले फांसी दी गई, महात्मा गांधी उनको बचा पाए या नहीं बचा पाए, पतंगबाजी को लेकर भगत सिंह जो थे उन्होंने पतंगबाजी का कैसे यूज किया क्रांतिकारी गतिविधियों में, वो सब हम पे चर्चा करेंगे। उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके सतलज नदी में बहाया गया, उसके पीछे का क्या कारण था, रातों रात वो सारे घटनाक्रम हुआ, उन सभी सेगमेंट्स पर हम तो दोस्तों एक एक करके चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला आज के लेक्चर में आपको दोस्तों, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह, क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं तो उनके बारे में इतना ही कहूंगा सर, दोस्तों उन तीनों लोगों के बारे में कि वो कर गए अपनी जान कुर्बान कि वतन आजाद हो जाए, पर हम कुछ नहीं बोलेंगे चाहे मुल्क बर्बाद हो जाए दोस्तों। तो हमें अपने हक के लिए बोलना चाहिए, और अपने हक के लिए कैसे बोला जाता है आज हम सीखेंगे शहीद आजम भगत सिंह से। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की क्लास को दोस्तों। जो हमारा पहला है, गोवा के अगले मुख्यमंत्री कौन बनने वाले, हमारा पहला क्वेश्चन है गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों, ये क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सिक्किम दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो गोवा, और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, जयपुर हमारा राजस्थान सबसे बड़ा है दोस्तों। तो इसी के साथ हम बात करते हैं कि गोवा के अगले मुख्यमंत्री दोस्तों 28 मार्च को शपथ लेंगे, 28 मार्च को, लगातार दूसरी बार दोस्तों, सेकंड इसके पार इनकी ये पारी होगी। और ये जो है प्रमोद सावंत इनका नाम है दोस्तों, बीजेपी की सरकार है दोस्तों, 40 सीट है वहां पे, जो गोवा विधानसभा है उसमें 40 सीट है दोस्तों, 40, जिनमें से 20 बीजेपी को आई है दोस्तों। और बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है दोस्तों वहां पे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, गोवा। दोस्तों बात आती है गोवा, भारत, जो भारत है उसमें कैसे शामिल हुआ, गोवा को कब आजादी मिली, क्या स्वतंत्रता के समय गोवा हमारा पार्ट था, इन सब पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये था ऑपरेशन विजय दोस्तों। जो गोवा है पहले हमारा पार्ट नहीं था दोस्तों, गोवा आजादी से पहले पुर्तगाल का वहां पे शासन था। गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनपे 1955 तक पूरी तरह से उनका राज था। फिर हमने क्या किया, 1961 में दिसंबर 17 से 19, 17 टू 19 दिसंबर दोस्तों, आपको पता है हमने एक ऑपरेशन किया, इंडियन आर्मी को इजाजत दी, तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी को इजाजत दी कि पुर्तगाली इसे मानने वाले नहीं है, इनको लठ मार के भगाना पड़ेगा। तो यही किया, फिर हमारी सेना कूद पड़ी, ऑपरेशन विजय किया। और दोस्तों ये है इंडिया का मैप दोस्तों, इंडिया का मैप, यहाँ पे ये पड़ता है गोवा दोस्तों, यहाँ पे गोवा पड़ता है साउथ इंडिया में, कोंकण तट दोस्तों। इसका जो तट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि कोंकण तट कहाँ है। वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोंकण तट है, इसी को कोंकण तट बोलते हैं, गोवा के आसपास का क्षेत्र। और दोस्तों यहाँ पे दमन एवं दीव पड़ता है, और यहाँ पे दादर एवं नागर हवेली पड़ती है दोस्तों। और ये जो थे तीनों ही पार्ट, ये तब पुर्तगाल के अधीन थे। और 1961 में भारत की आर्मी ने एक ऑपरेशन विजय किया, उनको लठ मारे, भगाया और अपने में मिलाया दोस्तों। और तो 1961 में, और इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया दोस्तों 1961 में। क्या बनाया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों आज हम बढ़ते हैं कि गोवा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूर्ण राज्य है। और पूर्ण राज्य ये कब बना दोस्तों, 1961 में तो ये बना था केंद्र शासित प्रदेश। और 1987 दोस्तों, 1987 में भी बता पूर्ण, पूर्ण राज्य दोस्तों। तो ये था गोवा के बारे में दोस्तों। प्रमोद सावंत दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, एशिया कप 2022 दोस्तों। एशिया कप, आपको पता है एशिया कप किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। हम का सब क्रिकेट देखते हैं, खेलते भी हैं। का आयोजन किस देश से, किस देश में किया जाएगा, तो वो देश है दोस्तों श्रीलंका। हमारा जो नीचे साउथ में लटका हुआ है छोटा सा, वही देश है श्रीलंका। तो वहीं पर आयोजन किया जाएगा दोस्तों एशिया कप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोजन की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई दोस्तों। वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
दोस्तों ऐसे इनिशिएटिव जो है ज्यादातर हमारे है ना नीति आयोग ही करता है दोस्तों। जो भी ज्यादातर रिपोर्ट्स निकालना हो, इंडेक्स निकालना हो, कोई इनिशिएटिव शुरू करना हो, और जैसे अटल इनोवेशन मिशन है उसकी भी स्थापना नीति आयोग ने करी थी। तो ऐसे जो भी नए नए इनिशिएटिव होते हैं वो ज्यादातर, अगर दोस्तों तुक्का भी मारना हो ना, अगर इंडिया में कोई नया इनिशिएटिव शुरू हो रहा है, कुछ भी नहीं आता ना, तो नीति आयोग मारे है 50% चांस होते हैं सही होने के। ये राज की बात है, बता रहा हूं मैं। नीति आयोग है तो वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का आयोजन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले ड्राइबेडो फ्रांसिस केरे किस देश से संबंध रखते हैं दोस्तों? किस देश से संबंध रखते हैं? प्रित्जर पुरस्कार दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? आर्किटेक्चर का दोस्तों, आर्किटेक्चर का नोबेल बोलते हैं दोस्तों, ये नोबेल बोलते हैं इसको। सबसे बड़ा पुरस्कार है आर्किटेक्चर के मामले में। और ये जो मिला है दोस्तों डाइबेडो फ्रांसिस को मिला है, और ये होंगे कहां के दोस्तों? बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के रहने वाले हैं ये साउथ अफ्रीका में एक देश पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं दोस्तों बुर्किना फासो के। तो ये आर्किटेक्चर नोबेल जो है, आर्किटेक्चर का नोबेल प्रित्जर पुरस्कार, ये बुर्किना फासो के रहने वाले डाइबेडो फ्रांसिस को मिला है दोस्तों। कैसे भी करके इसको याद कर लेना, लेकिन याद करना है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास कोल्ड रेस्पॉन्स 2020 का संबंध किस संगठन? दोस्तों कोल्ड रेस्पॉन्स, सोचिए दोस्तों, ये भारत का तो होने से रहा, क्योंकि कोल्ड शब्द आ रहा है, कोल्ड तो हमारे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे गर्मी कितनी है, और हमारा राजस्थान तो बिल्कुल डेजर्ट है, तो ऐसा हो नहीं सकता। कोल्ड वाला तो टर्म तो हम देखते हैं 10 का होगा, शार्क का होगा, नाटो का होगा, आसियान का, तो दोस्तों ये होगा नाटो का, क्योंकि 10 शार्क आसियान ये तो हमसे ही जुड़े हुए हैं आपस में, ये हमारी, तो ये नाटो है, ये आपको पता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है नाटो, और इसी का केंद्र रूस यूक्रेन संकट भी चल रहा है दोस्तों। तो ये कोल्ड रिस्पॉन्स जो युद्धाभ्यास है वो वहीं पे चल रहा है दोस्तों। नाटो जो दोस्तों है ना दोस्तों, आपको पता होगा जो रशिया है, रशिया को काउंटर करने के लिए नाटो बनाया गया था अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देशों के द्वारा। तो ये नाटो है, और इसी ने अभी उसको यूक्रेन को चढ़ाया था कि भाई तू लड़ ले, हम तेरे साथ है। जब लड़ाई हुई तो भाग गए और अकेला यूक्रेन लड़ रहा है, और आपको पता है यूक्रेन बहुत जन धन मन हानि हो रही है वहां पे। तो ये था दोस्तों। इसके बाद है ढोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ढोल जात्रा उत्सव तो हरियाणा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, किस में हो सकता है दोस्तों? तो ये होगा पश्चिम बंगाल में, ढोल जात्रा उत्सव, ढोल जात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल में होगा। इसके बाद है एशियाई बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता दोस्तों? एशियाई बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये खेल आपको समझ आ रहा होगा क्या है एशियाई बिलियंडर्स चैंपियनशिप, ये क्या है, ये क्या गेम है दोस्तों? हमने तो गिल्ली डंडा सुना था, सितोलिया, क्रिकेट, फुटबॉल सुना था, ये बिलियंडर्स कहां से आ गया? तो दोस्तों ये अमीरों के खेल हैं, और अमीर लोग ही इसको जीते हैं। और ये पंकज आडवाणी, हिंदुस्तान के बेटे, इन्होंने 8वीं बार लगातार दोस्तों, 8वीं बार, 8वीं बार ये जीता है दोस्तों, 8वीं बार। आठवीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है पंकज आडवाणी। दोस्तों कैसे कैसे खेल है ना, हमने बचपन में गिल्ली डंडा खेले हैं, फिर क्रिकेट खेल लिया, अगर किसी ने बैट बॉल है तो क्रिकेट खेल लिया, वरना वो भी नहीं खेलते। और ये दोस्तों ये बिलियंडर, ये वो गेम होता है जिसमें टेबल पे कुछ बॉल्स रखी होती है, फिर एक लकड़ी से मारते हैं, खोपचे में डालते हैं उनको, उसी टाइप का ये है, और जीत रहे हैं, उसमें हमारा वर्चस्व है। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया? दोस्तों आपको पता है तूफान आते हैं हर साल, और उनका नामकरण हर एक देश एक बार बारी बारी से करता है। जो हिंद महासागर के जो निकटवर्ती देश है, सीमावर्ती देश है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, सब लोग मिलके, मालदीव, सब लोग मिलके एक बार नामकरण करते हैं। तो अब की बार नंबर आ गया हमारे ही पड़ोसी का, वो है श्रीलंका दोस्तों। याद रखने का सीधा सा तरीका है दोस्तों, जब हनुमान जी थे, हनुमान जी श्रीलंका गए थे, उनको शनि लग गया था, और ऐसा शनि लगा कि श्रीलंका को फूंक दिया था दोस्तों, आग लगा दी थी हनुमान जी ने। तो शनि लग गया उनको, तो आग तो लगनी ही थी, और श्रीलंका में वो लगी थी। तो अश्विनी नाम याद करने के लिए ठीक है दोस्तों। मेरा हमेशा से ये मकसद रहता है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा कैसे भी करके आपको एग्जाम तक फैक्ट्स को घसीट के ले जाना है। तो असनी, शनि लगा श्रीलंका को, शनि लगा तो आग लगा दी, आग लगा दी तो तूफान आया असनी नाम का श्रीलंका में दोस्तों। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई दोस्तों? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु दोस्तों, तो आज आपको पता है 23 मार्च, जैसा कि ये वीडियो शुरू होने से पहले हमने आपको बताया था
कि आज वो शहीद दिवस है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पे लटकाया गया दोस्तों। तो हम इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। आपको बता दें हम कि उनको फांसी जो लगने वाली थी दोस्तों 24 मार्च को लगने वाली थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको 23 मार्च को दे दिया गया दोस्तों। 24 मार्च को लगने वाली थी, कोर्ट से यही डिसाइड हुआ था, लेकिन तब उस अंग्रेजों को ये लगा कि भारतीय जनमानस में जो भगत सिंह है एक रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, और अगर इनका जितना देर ये जिंदा रहेंगे उतना ही हमारे लिए घातक हो सकते हैं। तो रातों रात इंग्लैंड से भी फोन आए कि एक इंसान जो 23 साल का लड़का है इसको फांसी पे क्यों ना लटका दिया जा रहा, और कल नहीं आज ही लटकाओ। तो 23 मार्च को इनको 24 मार्च को लगनी थी सुबह 6 बजे दोस्तों, सुबह 6 बजे। और इनको फांसी कब लगी दोस्तों? 23 मार्च को शाम को 6:30 बजे फांसी लगी दोस्तों। और फांसी कैसे लगी, किसने लगाई, उस समय क्या क्या कर्मकांड हुआ, वो भी हम आगे आपको बताएंगे दोस्तों। तो इसमें आगे का जो है ये दोस्तों, फांसी के फंदे पर जाते टाइम, झूलते टाइम दोस्तों, जब वो जा रहे थे फांसी के लिए, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लाइनें गाई थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद का, भारत माता की जय के नारों के साथ, वंदे मातरम के साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कहा था इन्होंने कि हम तो सर कटवाने के लिए ही पैदा हुए हैं मातृभूमि के, लेकिन हमें भी ये देखना है कि जो हमारा सर काटेगा उसकी बाजू में कितना जोर है। और उनकी बाजू में बिल्कुल जोर नहीं था दोस्तों, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे आप फांसी पे ना लटकाइए, मुझे बंदूक से उड़ा दीजिए, क्योंकि फांसी पे जो लटकाते हैं वो मुजरिमों को लटकाते हैं, जो अपराधी होते हैं, जिन्होंने हत्या करी हो, जिन्होंने बलात्कार किया हो, वैसे मुजरिमों को फांसी देना चाहिए। मैं भारत माता के लिए कुर्बान हो रहा हूँ, शहीद हो रहा हूँ, मुझे भरे चौराहे पे आप गोली मार दीजिए, उसमें मेरी शान है। और एक मतलब क्रांतिकारी की शान उसी में है कि वो गोली से मारा जाए दोस्तों। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा भी अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए और उनको फांसी पे लटका दिया गया दोस्तों। इसी के साथ है वो कर गए कुर्बान अपनी जान, कि मैंने पहले भी कहा था कि वो कर गए अपनी जान कुर्बान कि मुल्क आजाद हो जाए। वो कर गए कुर्बान अपनी जान कि मुल्क आजाद हो जाए, पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आजाद हो जाए, पर अब हमें क्या, हम कुछ नहीं बोलेंगे चाहे मुल्क बर्बाद हो जाए। दोस्तों बड़ी गहरी लाइनें हैं, सोच समझ के सोचना कभी इस पे। वो कर गए अपनी जान कुर्बान के मुल्क आजाद हो जाए, पर अब हमें क्या, हम कुछ नहीं बोलेंगे चाहे मुल्क बर्बाद हो जाए। दोस्तों आज बेरोजगारी है, अत्याचार है, उत्पीड़न है, समाज में कितनी गंदगियां है, हम उनसे आजाद मतलब क्या बोले हम आपको। हमें युवाओं का, इनका मानना था दोस्तों, भगत सिंह ये कहते थे कि जो क्रांति है वो एक युवा ला सकता है, बूढ़ों के बस की बात नहीं है, क्योंकि बूढ़ों की उम्र हो गई, उनका ब्लड उतना खून नहीं खोलता, एक युवा ही बदलाव ला सकता है। क्रांति का मतलब दोस्तों, ये क्रांति लेके आए थे इसलिए क्रांतिकारी कहलाए दोस्तों। क्रांतिकारी का मतलब ही है, क्रांति मतलब एक तरफ से व्यवस्था परिवर्तन करना, और उन्होंने हिंदुस्तान मांगा था दोस्तों। हम हमारा एक एग्जाम का मतलब हम कहते हैं आज बंदे मतलब करोड़ों की संख्या में बंदे आंदोलन करते हैं, लाखों में ट्वीट करते हैं, वो उनका एग्जाम डेट तक नहीं निकलवा पाते। इन्होंने सीधा हिंदुस्तान मांग लिया था दोस्तों, एक इंसान ने हिंदुस्तान मांग लिया था, और ये कहते थे कि हिंदुस्तान ही मेरी दुल्हन है। इनकी माँ ने कहा था कि बेटा तू कहाँ क्रांतिकारियों के इन चक्रों में पड़ रहा है, शादी कर ले, अपना घर बसा, कमा खा। इन्होंने कहा था माँ नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाला, मैं भारत माता का वीर सपूत हूं, हिंदुस्तान ही मेरी मतलब वाइफ है, ये इन्होंने कहा था, हिंदुस्तान मातृभूमि। तो इतने महान क्रांतिकारी थे दोस्तों। इसके बाद वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान। दोस्तों जब वो अपने सह जो जेल में होते हैं उनके साथ रहने वाले, उनसे जब बातें करते थे तो वो गीत गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमान, अभी से क्या बताए हमारे दिल में क्या है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान, अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये आसमां भी अपना होगा। ये गाया करते थे वो दोस्तों, उनको उम्मीद थी कि भारत एक दिन आजाद जरूर होगा दोस्तों। तो और ये दोस्तों भगत सिंह की जीवनी हम आपको बताते चलते हैं। उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो आज के आधुनिक, अब भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं कुछ कुछ, तो उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 1907 में हुआ था दोस्तों, 1907 में लयालपुर। लयालपुर आज पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, पाक में पड़ता है। हालांकि इनका जो पैतृक गांव था दोस्तों, पैतृक, वो पंजाब में पड़ता है दोस्तों।
हमारे पंजाब में खटकल कला, खटकल कला। और इस खटकल कला में ही आज जो हमारा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ लिए, 14 मुख्यमंत्री पंजाब के बने। तो दोस्तों इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने भगत सिंह के गांव में जाके शपथ ली हो दोस्तों। तो खटकल कला में उन्होंने शपथ ली है, उनके पैतृक गांव में दोस्तों। इनकी माता का नाम जो था दोस्तों वो था विद्यावती दोस्तों, विद्यावती। अब कोई अपने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा देगा, विद्या देगा, तभी तो वो इतना महान क्रांतिकारी बनेगा ना। तो विद्यावती उनकी माता का नाम था। उनके जो पिताजी थे वो थे सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह इनके पिताजी का नाम था दोस्तों। इनके पिताजी के साथ इनका एक वाक्य है दोस्तों। ये एक बार जब दोस्तों ये जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी माटी ले गए थे। उस माटी को ले जाके अपने खेत में डाला, अपने माथे पे लगाया और अपने पिताजी से पूछा खेत में जाके कि पिताजी आप ये जो बीज बो रहे हो इनसे क्या उगेगा? बोलता है फसल उगेगी बेटा, गेहूं बोऊंगा तो गेहूं उगेगा, बहुत सारी फसल पैदा होगी। तो इन्होंने कहा कि पिताजी आप बंदूकें क्यों नहीं बोते? तो उन्होंने बंदूक बंदूक गाड़ने लग गया भगत सिंह, बंदूक बोने लग गया। पिताजी ने पूछा ये क्या कर रहा है? कि जब आप गेहूं बो रहे हो तो गेहूं उगेगा, तो मैं बंदूक बोऊं तो बहुत सारी बंदूकें उगेगी। तो ऐसे महान विचार थे उनके। हालांकि उनका कहना था कि क्रांति बंदूक से आती है, क्रांति बंदूक से आती है, लेकिन जो क्रांति की धार है, क्रांति रूपी जो तलवार की धार है, वो विचारों की शान पर तेज होती है दोस्तों। इस सेंटेंस में बहुत बड़ा एक मैसेज छुपा है दोस्तों, गौर से देखिएगा। उन्होंने कहा था कि जो क्रांति आती है वो बंदूक से आती है, लेकिन क्रांति रूपी तलवार की धार विचारों की शान पर तेज होती है दोस्तों। विचार महान होने चाहिए, और ये था उनमें, विचार महान थे उनके। उनके जो चाचा थे दोस्तों वो थे अजीत सिंह, अजीत सिंह। और ये अजीत सिंह ही थे जिनका प्रभाव इन पर था। ये ऑलरेडी क्रांतिकारी थे दोस्तों, बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे भी। हालांकि इतने बड़े महान क्रांतिकारी हो गए तो इनके गुणगान लोग नहीं गाते। तो ये भी बहुत, और इन्हीं के पथ प्रदर्शनों पर चल के आगे कूदे। और दोस्तों कितना 1907 में जन्म हुआ इनका, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 12 साल में वहां पे पहुंच गए, वहां की माटी चूमी लेके गए। तो इतने महान क्रांतिकारी थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही होता है 1999, 13 अप्रैल को होता है दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने गालियां चलवाई थी दोस्तों, गोलियां चलवाई थी। डायर, ओ डायर। आपको पता है किसान, बहुत मासूम बच्चे, महिलाएं उस बाग में, जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी। जनरल ओडायर गया, उनको लगा कि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। तो ओडायर ने गोलियां बरसाने का आदेश दिया था, आपको पता है। और दोस्तों फिर बहुत सारे लोग मारे गए थे। और फिर बदला कौन लिया दोस्तों? उधम सिंह नाम का व्यक्ति था, एक उधम सिंह, क्रांतिकारी थे उधम सिंह, एक महान क्रांतिकारी दोस्तों। उधम सिंह ने यह प्रण ले लिया था, कि दिमाग में बैठा ली थी कि कुछ भी करो मैं मरने से पहले इसको ठिकाने लगा के जाऊंगा भाई साहब। तो ये इंडिया में तो मिला नहीं, क्योंकि इस भाई साहब को अंग्रेजों ने बुला लिया कि आज आप, तू तेरा वहां रहना सेफ नहीं है। तो ये गया उधम सिंह, इंग्लैंड चले गए भाई साहब, घर में घुस के ठोका है भाई साहब, सोच नहीं सकते। आज हम पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं मिसाइल से, घर में नहीं घुसते, बहुत दूर से, तो खाली भी हम ट्रायल करते हैं उस पर। तो ये उधम सिंह है, घर में घुस के जाके उसको, उसकी छाती में गोलियां डाल के आए थे दोस्तों, छाती में गोली उतार के आए थे। इतने महान क्रांतिकारी थे, बदला ले लिया था। तो बदला तो हम शुरू से लेते रहे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो आपको पता है असहयोग आंदोलन चला 1920 में। उसके बाद एक चोरा चोरी कांड की घटना हुई, चोरा चोरी। ये हुई थी दोस्तों फरवरी, 5 फरवरी दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई। चोरा चोरी की घटना क्या थी दोस्तों? जो चोरा चोरी है वो वर्तमान में गोरखपुर जो है यूपी का, जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं और सीएम बनते हैं, वहीं पे एक चोरा चोरी नामक स्थान है, एक गांव है। वहां पे पुलिस चौकी को, जो असहयोग आंदोलनकारी थे, जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसके क्रांतिकारियों ने चोरा चोरी कांड किया। चोरा चोरी में पुलिस थाने को आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। गांधी जी इस बात से बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा भाई साहब मैं नहीं कर रहा कंटिन्यू, ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि गांधी जी का बहुत बड़ा गलती मानते हैं, खुद भगत सिंह भी मानते हैं, पंडित नेहरू भी मानते थे, सुभाष चंद्र बोस भी मानते थे। सुभाष चंद्र बोस के तो अलग ही कहने हैं दोस्तों, बंदा आईएएस की नौकरी छोड़ के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदा था। कभी उन पे भी बात करेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और हम एक एक क्रांतिकारी पे डीप में हम लेके आएंगे आपके साथ वीडियो। तो दोस्तों चोरा चोरी कांड हुआ तो फिर ले लिया गया, तो फिर आया इसको गुस्सा, किसको? भगत सिंह को। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी दोस्तों 1926 में। हालांकि इससे पहले काकोरी कांड हो चुका था 1925 में। काकोरी कांड में क्या था, लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन थी अंग्रेजों की, उसमें खजाना था, माल भरा हुआ था अंग्रेजों का, पैसे थे, क्रांतिकारियों को चाहिए थे अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए कुछ पैसे, उनको मौका मिल गया और ट्रेन को लूट डाले। तो काकोरी कांड 1925 में हुआ। उसके बाद जो 1926 है उसमें नौजवान भारत सभा की स्थापना करी। और दोस्तों भगत सिंह द्वारा स्थापित, पूर्णतः स्थापित एकमात्र ये संस्थान है नौजवान भारत सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह ने की दोस्तों। और ये नौजवान भारत सभा का आइडिया कैसे आया दोस्तों, जब वो लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनको एक नौजवान भारत दुर्दशा नाम का एक नाटक किया था उन्होंने, भारत दुर्दशा। तो इसी के हिसाब से उन्होंने भारत नौजवान सभा बनाई है कि भारत की जो दुर्दशा है उसको नौजवान दूर कर सकते हैं, तो भारत नौजवान सभा उन्होंने बनाई। HRA और HSRA दोस्तों, HRA की स्थापना दोस्तों 1924 में हो चुकी थी, 1924 में। और HSRA ये 1924 में हुआ। इसमें एक S जोड़ दिया दोस्तों, सोशियोलॉजिस्ट जोड़ दिया, और ये हो गया। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1928। ये भगत सिंह के आने के बाद हुआ दोस्तों। भगत सिंह ने सोशियोलॉजी शब्द जुड़वाया। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, सचिन शानियाल के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। सचिन शानियाल, सचिन वही तेंदुलकर वाला सचिन शानियाल। और ये जो है HSRA, हिंदुस्तान सोशियोलॉजिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या रिपब्लिक आर्मी जो है, उसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह आने के बाद हुआ। भगत सिंह ने करवाई दोस्तों। और ये सोशियोलॉजिस्ट दोस्तों, ऐश जुड़वाने का इस ऐश का बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों। ऐश है ये सोशियोलॉजिस्ट को प्रदर्शित करता है, समाजवाद को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों आज हम समाजवादी हैं या पूंजीवादी हैं, ये आपको भी पता है, हम दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम समाजवादी होते, अगर भगत सिंह की विचारधारा पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में लागू होती, तो आज ना अमीरी गरीबी होती, ना बड़ा छोटा कोई होता, सब इक्वल होते। जैसे जो भी हॉस्पिटल है, जो भी सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट है, सब पे लोगों का राज होता। समाजवाद का मतलब ही यही है कि कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 1991 में मैंने उदारीकरण को अपनाया, कैपिटलिस्ट हुए फिर, तो ये सब है। उसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन आया 1928 में, भारत आया। साइमन कमीशन आया था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में दोस्तों, उसमें संशोधन करने के लिए, सुधार करने के लिए प्रस्तावित था। और भारतीयों को एक बात चुप गई कि ये आया क्यों, और इसमें भारतीय क्यों नहीं, इसमें कोई भारतीय नहीं था दोस्तों। तो भारतीय चिढ़ गए, तो इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, और लाला लाजपत राय की उस विरोध प्रदर्शन में जान चली गई दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है। वो लाठी डंडू से उनको पीटा गया। तो उसकी हालांकि वो एक कट्टर हिंदूवादी थे, और भगत सिंह को बिल्कुल ये चिढ़ थी कि हिंदू मुस्लिम कोई ना करे, हम सब मिलके, क्योंकि इनके दोस्त थे भगत सिंह के, वो मुस्लिम भी थे और सब भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। और लाला लाजपत राय हिंदूवादी छवि वाले थे थोड़ा, लेकिन वो एक क्रांतिकारी थे, देश के लिए शहीद हुए थे, तो उनका बदला लेना तो बनता था। भगत सिंह ने बदला लिया। और दोस्तों जो सैंडर्स है, बर्नी सैंडर्स है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी लाहौर में, आपको पता है ये सब, वो मूवी में भी देखा होगा आपने। तो बदला फिर से लिया हमने, बदला लेने में हमने चूकते इंडिया वाले। तो सैंडर्स की हत्या कर दी दोस्तों 1928 में, टपका दिया दोस्तों इसको भी, 1928 में टपका दिया। अब है दोस्तों, जब सैंडर्स की हत्या करी तो ये छुपन छुपाई खेल रहे थे, आपको पता है, भेष बदल के, भगत सिंह भेष बदलने में माहिर थे, ऐसे ही सुभाष बाबू भी थे। तो लोगों को लगा, तो अंग्रेज क्या थे, जब ये भेष बदल रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो अंग्रेज लोग भारतीय जनमानस पे अत्याचार कर रहे थे, उनको पीट रहे थे, लाठी डंडा बरसा रहे थे। तो जनता में आक्रोश था कि यार भगत सिंह, तुम लोग अपने साथियों के साथ इनको मार जाते हो, भाग जाते हो, ये अंग्रेज हम पे गुस्सा उतारते हैं। तो भगत सिंह को लगा यार ये बात तो ठीक बोल रहे हैं, हमें भागना नहीं चाहिए, कायर लोग भागते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल असेंबली बम कांड। आप सबको पता है दिल्ली सेंट्रल असेंबली में, भाई साहब और कहीं नहीं, कलकत्ता, लाहौर, पंजाब, कलकत्ता, साउथ में कहीं नहीं, भाई सेंटर में आके बैठ गए, सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में आ गए कि भाई साहब अब बहरों को सुनाने के लिए, गूंगों को सुनाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो उन्होंने बम कांड कर दिया दोस्तों, बम फोड़ा। चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन एकदम वो टोपी वाली जो फोटो है ना उनकी, एकदम हेट लगा के, वो तभी की फोटो है दोस्तों, वो फोटो तभी खिंचवाई थी उन्होंने। तो तब उन्होंने बटुकेश्वर दत्त उनके साथ मिलके दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त याद कैसे रखना है, बम फोड़ा भगत सिंह के साथ किसने, बटुकेश्वर ने। इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। बम बटुकेश्वरी पूछा जाता है
कि सेंट्रल असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। बे बे बम बटुकेश्वर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी, गिरफ्तारी हुई, ट्रायल चला और उनको सजा हुई 1930 में। सजा क्या हुई? फांसी की दोस्तों, और तारीख तय की गई 24 मार्च दोस्तों। उसके पहले दोस्तों ये था गांधी इरविन समझौता, इस पे हम बात करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों को दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को तो ले लीजिएगा। दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन जो समझौता है वो हुआ था दोस्तों 5 मार्च 1931। आपको पता है दोस्तों 5 मार्च को समझौता हुआ है, 23 मार्च को फांसी लगनी है, वही महीना है। और समझौता क्या था? 11 जो गांधी इरविन समझौते में 11 सूत्री मांगे थी, उन पे समझौता बना। और दोस्तों कहते हैं कि महात्मा गांधी ने इनको नहीं बचाया, चाहते तो बचा सकते थे। दोस्तों ये सच्चाई नहीं है, हालांकि पूर्ण सच्चाई इतिहास के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि गांधी जी ने इनमें ये बात रखी थी कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए। और जो तब के गवर्नर जनरल थे इरविन साहब, उन्होंने मान भी ली थी कि हम मान लेते हैं, लेकिन उसमें एक क्लोज जोड़ दिया गया दोस्तों, और वहीं पे गांधी जी कच्चा खा गए कि सिर्फ राजनीतिक कैदियों को ही माफ किया जाएगा, आतंकवादी गतिविधियों वालों को नहीं। और दोस्तों अंग्रेज जो थे हमारे भगत सिंह को आतंकवादी बोलते थे। इतनी दुख की बात है, वो हमारे लिए क्रांतिकारी है, आइडल है, और वो आतंकवादी बोलते थे। और वहीं पे गांधी जी कच्चा खा गए और ये नहीं हुआ और उनको फांसी दे दी गई। और हालांकि इसके बाद जो कराची अधिवेशन हुआ दोस्तों, कराची अधिवेशन हुआ, इसके बाद कराची अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित ज्वाला वल्लभ भाई पटेल ने करी थी दोस्तों, पटेल ने करी थी। तो उसमें गांधी जी को काले डंडे दिखाए गए थे, गांधी जी का विरोध किया गया था। हालांकि जो सच्चाई है वो इतिहास के गर्भ में है, लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए, क्योंकि होता है ना, देखो महेंद्र सिंह धोनी थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीताया 11 का, तो अगर जीती तो क्रेडिट किसको गया? MS धोनी को। 15 में हम हारे, तो हार का ठीकरा भी MS धोनी पे फूटना था। तो ऐसे भी अगर हम भारत की आजादी का श्रेय महात्मा गांधी को देते हैं, तो हमें भगत सिंह को ना बचाने का क्रेडिट भी उन्हें देना चाहिए। तो अगर लड्डू है तो फिर दोनों हाथों में क्यों हो, तो क्रिटिसाइज करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फांसी, वो दिन था दोस्तों जब फिर 24 मार्च को देना था, लेकिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लटका दिया गया। फांसी पे लटकने से पूर्व उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे घर का खाना चाहिए। तो घर का खाना लेने के लिए उनका एक मुस्लिम मित्र घर भी गया, हालांकि वक्त से पहले वो आ नहीं पहुंचा, क्योंकि 24 मार्च को फांसी देने वाले थे, 23 मार्च को लगा दी गई। अंतिम बार वो घर का खाना नहीं खा पाए दोस्तों, बड़े दुख की बात है। उसके बाद जब वो अंग्रेज अधिकारी उनके पास आए, वो किताब पढ़ रहे थे, और दोस्तों उनका हमेशा ये कहना था कि किताबें पढ़ो। वो धर्म को नहीं मानते थे दोस्तों, बिल्कुल नास्तिक थे। भगत सिंह बिल्कुल नास्तिक थे दोस्तों। नास्तिक मतलब जो धर्म में आस्था ना रखता हो। उनका कहना था अगर धर्म है, भगवान है। नास्तिक मतलब जो भगवान में आस्था ना रखता हो। अगर भगवान है, वो कहते थे कि भगवान है तो हमारे ऊपर इतने जुल्म क्यों है? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हमारे निर्दोष बच्चे, हमारी औरतें मारी जा रही थी, हमारी बहन बेटियां मारी जा रही थी, तब भगवान कहाँ थे? तो वो नहीं मानते थे दोस्तों, किताबी ज्ञान को मानते थे, वो बड़े बड़े लोगों को पढ़ते थे। तो ये था। तो 23 मार्च को उनको वक्त से पहले फांसी दे दी गई। जब अंग्रेज अधिकारी उनके पास आए, उनको बोला कि आपको फांसी लगने वाली है, अभी भी वक्त है कि आप अंग्रेज, हमारे जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन में, उनसे आप माफीनामा लिखिए, उनको लेटर लिखिए, माफी मांग लीजिए, हम आपकी जिंदगी बख्श देंगे। दोस्तों ये बात उनको छुप गई। उन्होंने कहा मैं मरने के लिए आया हूं भाई, देश के लिए शहीद, अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं माफी मांगने के लिए नहीं पैदा हुआ। और उन्होंने बिल्कुल वो फाड़ के फेंक दिया कागज कि मुझे माफी नहीं चाहिए। और अगर लेटर लिखवा ही रहे हो ना आप, तो मैं यही लिखूंगा कि मुझे ना सीने पे गोली मारो, आप फांसी मत दीजिए। मैं कोई युद्ध मतलब कोई अपराधी नहीं हूं, मैं युद्ध लड़ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की आजादी के लिए, मैं कोई कायर नहीं हूं। आप मुझे भरे चौराहे पे गोली मारिए ना, फांसी क्यों लटका रहे हो? ये मेरी आखिरी इच्छा है, भेज दीजिए आपके प्रधानमंत्री के पास ये लेटर। तो जब गया तो उनका वही था, मतलब वो तो फांसी पे लटकाने वाले थे। जब फांसी के फंदे पे लाया उनको, तो बहुत जोर से वो भारत माता की जय ललकारते हुए आ रहे थे रात में। तो जब वक्त से पहले फांसी दी जा रही थी, तो उनको ये लग गया था कि कुछ गलत हो रहा है। तो उन्होंने इतना जोर से भारत माता का जयकारा लगाया दोस्तों, जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाया कि लाहौर के आउटर साइड में जेल है दोस्तों, लाहौर में उनके घर में जो उनका वकील था लाहौर में, वहां तक आवाज गई इनकलाब जिंदाबाद की।
वकील सो रहा था दोस्तों, वो जागा, मतलब वो अपने घर में काम कर रहा था, वो जागा कि ये क्या हो रहा है। तो एक सैलाब उमड़ पड़ा कि यार भगत सिंह के साथ कुछ गलत हो रहा है जेल में, इतना जोर से दहाड़ता था वो शेर। तो उस रात सारा जुलूस आ गया। अब उनको लगा कि अगर ये जनता आ गई है तो ये शव तो बाहर निकालने नहीं देगी, तो उनको फांसी दी गई, फांसी के टुकड़े किए गए और जो पिछला गेट है जेल का उससे ले जाके सतलज नदी में बहा दिया गया दोस्तों। इतना बदसलूक किया गया, मतलब हैवानियत की गई उनके टुकड़ों समूह के साथ भी दोस्तों। तो ऐसे थे महान क्रांतिकारी जो 23 साल की उम्र में देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर गए। उनकी माँ ने कहा शादी कर ले, हिंदुस्तान को ही अपनी दुल्हन समझते थे दोस्तों। उन्होंने, मतलब उनके विचार बहुत ओजस्वी विचार थे दोस्तों। हम कहते हैं कि गांधी जी और भगत सिंह में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। दोस्तों देखिए ना, जो भगत सिंह थे वो कहते थे कि बंदूक से क्रांति आती है, लेकिन बंदूक रूपी जो क्रांति रूपी तलवार की धार है वो विचारों की शान पर तेज होती है। मतलब वो शांति के भी पक्षधर थे। इधर महात्मा गांधी जो कहते थे शांति शांति, 1942 में कह दिया भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, या तो मर जाओ दोस्तों या कर लो आजादी। तो दोनों ही वक्त पड़ने पे गियर बदलने वाले थे दोस्तों। महात्मा गांधी ने गियर बदला, भारत छोड़ो आंदोलन, मार काट मची और भारत आजाद हुआ। तो कोई मतभेद भी नहीं थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो ये था दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा, और दोस्तों इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मैं तो यही कहूंगा कि, और दोस्तों ये कहते थे कि धर्म के नाम पे मतलब बहुत लोग करते हैं, ये नहीं करना चाहिए दोस्तों। भगत सिंह धर्म में विश्वास नहीं करते थे, भगवान में विश्वास नहीं करतेंगे। तो ये था दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कल दोस्तों। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, भगत सिंह की ये कहानी सब लोगों को समझ आए, सब इसका फायदा उठाए। तो आगे शेयर करो दोस्तों। मिलते हैं फिर कल हम, तब तक के लिए बाय।